वंदे मातरम दोस्तों, मैं गोविंद मालविया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी गांधी जी के सबसे पहले आंदोलन के बारे में, जिसे सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। और सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने सबसे पहले की थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देखिएगा। उस आंदोलन को नटाल आंदोलन भी कहा जाता है, जो रंगभेद नीति के खिलाफ किया। 1915 में भारत आकर उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और इसी समय उनको केसर-ए-हिंद की उपाधि भी मिली थी। साथ ही साथ 1917 में चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व जो रामशरण शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद ने किया था, उसमें भी गांधी जी की हिस्सेदारी थी, लेकिन यह आंदोलन असफल रहा था। तो गांधी जी का यह भारत में पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन कहलाएगा। उसके बाद में खेड़ा किसान आंदोलन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगान के विरुद्ध, और यह भी गांधी जी की वजह से जाना जाता है क्योंकि यह सफल रहा था। तो भारत में सबसे पहला सफल सत्याग्रह है वो गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों ने भी बोनस के लिए आंदोलन किया था। कुल मिला के इस दरमियान भारत के अंदर लगभग 100 से भी अधिक आंदोलन हुए थे। तो कुल मिलाकर गांधी जी की जो आंधी थी वह पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। सब जगह एक ही हथियार अपनाया जा रहा था, सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह, और उसके लिए अनशन, भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया जा रहा था। मैंने पिछले वीडियो में जाते जाते कहा था कि ब्रिटिश सरकार गांधी जी के इस सत्याग्रह की वजह से कहीं न कहीं हाशिए में थी, और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से गांधी जी ने जो सत्याग्रह किए थे उसकी बनिस्बत कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस वजह से 1919 में एक एक्ट लाया गया इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए, जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के कानून मंत्री, देखिए भारत पर ब्रिटिश शासन है तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि कानून और व्यवस्था कौन चलाएगा? ब्रिटिश संसद। यानी कानून कहां बनेंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद। तो ब्रिटिश सरकार के कानून मंत्री थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। उन्होंने एक कानून पारित किया था, इस वजह से वो रॉलेट एक्ट कहलाता है। इस कानून की विशेषता यह थी कि बिना वकील, इसको नेहरू जी ने कहा भी है, इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है, ब्लैक एक्ट। इसे कहा गया है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून। क्यों कहा गया है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून? क्योंकि इस कानून की व्यवस्था ऐसी थी, इस कानून में नॉर्म्स ऐसे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर धरने पर बैठता है, भूख हड़ताल करता है, ध्यान दीजिए पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, कोई भी व्यक्ति धरने पर बैठता है, भूख हड़ताल करता है, तो बिना किसी सुनवाई के उसे गिरफ्तार करके सीधा जेल में डाल दिया जाए। चूंकि यह कानून क्यों पारित किया गया, उसके पीछे वजह कहीं न कहीं गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने का एक रास्ता था। अब आप सोचिए, आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है, और सिर्फ शक की बुनियाद या बिना किसी सुनवाई के, बिना वकील किए आपको सीधा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? काला कानून। तो कहीं न कहीं सत्याग्रह नाम की जो आंधी गांधी जी ने चलाई थी, उसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था,
तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा हथकंडा अपनाया, एक एक्ट, एक कानून पारित किया। मैंने आपको कहा भी था पिछले वीडियो में कि इस आंदोलन को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आप स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा, आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। अब तक आपको ये स्वतंत्रता आंदोलन याद नहीं हुआ होगा क्योंकि किताबी के उनकी तरीके से आपने पढ़ा या आपको पढ़ाया गया, लेकिन पहली बार इसको मैं अपने तरीके से ले रहा हूं, ठीक है, किताबी ज्ञान का सामंजस्य करते हुए अपने तरीके से। देखिए, कहीं ना कहीं गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और उस सत्याग्रह का मुख्य हथियार क्या था? अनशन और भूख हड़ताल। तो उनके अनशन और भूख हड़ताल को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। पूरे हिंदुस्तान में लगभग सब जगह आपने सुना होगा मजदूर और किसानों ने आंदोलन किए थे, अपनी मांगे उठाई थी। और आप भी जानते हो कि ब्रिटिश सरकार का मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। अगर मजदूर और किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का इनकम का सोर्सेस बंद हो जाएगा और उसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने का कोई ना कोई हथकंडा रास्ता अपनाना पड़ेगा और उन्होंने वो अपनाया था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के जरिए किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तारी हो सकती थी, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट या बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून भी कहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस कानून के तहत पंजाब के अमृतसर के पास दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी इसी एक्ट के तहत। एक का नाम था सतपाल सिंह और दूसरे व्यक्ति का नाम था, नेता का नाम था सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया अमृतसर से इस रॉलेट एक्ट के तहत, इस काले कानून के तहत। और इन्हीं दोनों को छुड़वाने के लिए हजारों सिखों की भीड़ अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई। बहुत सुना होगा। हजारों सिखों की भीड़ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई और इकट्ठा होने का दिन था 13 अप्रैल 1919, जो सिखों में एक बहुत बड़ा पर्व का दिन था, बैसाखी का दिन था। इस दिन जलियांवाला बाग में हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई और जनरल डायर ने इस सिखों की भीड़ को देखकर इस जलियांवाला बाग के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। एक महान बड़े पर्व पर इतना बड़ा हत्याकांड किया गया। जितने लोग गोलियों से नहीं मरे थे, उतने दरवाजे बंद होने की वजह से, गोलियों के डर की वजह से, भगदड़ से और कुएं में अपने आप को गोलियों से बचाने के लिए कुएं में गिर गिर कर मरे। हजारों की तादाद में लोग शहीद हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आंकड़ा बताया कि मात्र 100 लोग शहीद हुए थे। आज भी जलियांवाला बाग की दास्तान हर पंजाब और हर हिंदुस्तानी की जुबान पर मौजूद है। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड के बाद, इस हत्याकांड के दोषी को सजा देने की बजाय ब्रिटिश संसद ने डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर
यानी तलवार देकर ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। ब्रिटिश संसद ने, पार्लियामेंट ने ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जनरल डायर को। देखिए, हर बार ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये तो चीजें सबको मालूम होती हैं कि जलियांवाला बाग कब हुआ, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि क्यों हुआ और उसके बाद क्या रिएक्शन हुए। तो जनरली एग्जामिनेशन बोर्ड को भी पता होता है कि कहां से कॉम्पिटिटर स्कीप मारेगा, कहां से जंप करेगा, और वो वहीं से सवाल घेर लेता है। ये सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें भी जाननी जरूरी है। ध्यान दीजिए, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा। इस हत्याकांड की आलोचना इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने ही की थी, वो था चर्चिल। चर्चिल उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री नहीं था, रैमसे मैकडोनाल्ड था। ऑपोजिशन का लीडर, विपक्षी नेता चर्चिल ने इसकी निंदा की थी। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि गांधी जी ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर अपना कोई कमेंट दिया था या कोई रिएक्शन दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांधी जी तो कभी हिंसा चाहते ही नहीं थे। गांधी जी जलियांवाला हत्याकांड पर चुप थे, कुछ भी उनका रिएक्शन नहीं रहा। गांधी जी ने यहां पर कोई एक्शन नहीं दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, जो एक साहित्य में उपाधि दी जाती है, वो त्याग दी। लाला लाजपत राय ने डंडा फौज का गठन किया। ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। गांधी जी ने इस हत्याकांड को लेकर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। शायद आपको भी शौक लग रहा होगा, और क्यों नहीं दिया उसकी कुछ वजह तो मैं बता चुका हूं कि गांधी जी किसी भी सूरत हाल में हिंसा नहीं चाहते थे, लेकिन इतने बड़े हत्याकांड में गांधी जी को कुछ बोलना तो चाहिए। क्यों नहीं बोले वो? उसकी वजह यह थी कि गांधी जी चाहते थे कि इस कानून के बाद, इस कानून का रिप्लाई वो इस तरह से दें, वह जेल भरो आंदोलन चलाए। गांधी जी चाहते थे जेल भरो आंदोलन, लेकिन हर कोई हिंदुस्तान में गांधी जी को कहां समझ पाता है। मेरे अलावा कौन समझा है गांधी जी को? सॉरी, मजाक कर रहा हूं, बहुत सारों ने समझा है, लेकिन गांधी जी जेल भरो आंदोलन चाहते थे। क्या था जेल भरो आंदोलन का मोटिव और क्या चाहते थे वो इसमें? देखिए, रॉलेट एक्ट का क्या था कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का यह कानून है जिसमें किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तारी हो सकती थी। ब्रिटिश सरकार वो स्ट्रॉन्ग सरकार है जिसका 71 देशों पर राज है, ये मैं बार बार बताता आ रहा हूं आपको। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को हम सीधे सीधे उस समय चैलेंज नहीं कर सकते थे, इस कानून को चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी का यह सोचना था कि ब्रिटिश सरकार अगर सत्याग्रह को कुचलने के लिए ऐसा गंदा कानून पारित करती है, रॉलेट एक्ट, वो हमें गिरफ्तार करना चाहती है, तो हम गिरफ्तारियां दें। हम भी देखते हैं कि जेलें कहां से लाएंगे। इसका एक बढ़िया एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान में गुर्जरों ने आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन किया था। कुछ समय पहले की बात है, यह ज्यादा समय नहीं हुआ, करीब 4-5 साल हो चुके हैं उस बात को।
गुर्जरों ने रेल की पटरियां उखाड़ी, सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं गुर्जरों का आंदोलन जो था वह पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा था। उस समय राजस्थान सरकार, वसुंधरा राजे सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने गुर्जरों से वायदा भी किया था कि हम सत्ता में आने के बाद में हम आपको आरक्षण देंगे, ठीक है। और बाद में वसुंधरा राजे सरकार यानी बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पर अमल नहीं किया। इसलिए गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में गुर्जरों ने आंदोलन किया, ठीक है। तो आंदोलन किया तो उस समय की सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी और गुर्जर रेल की पटरियों पर बैठकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे। तो माननीय हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो अगर इस तरह की हरकतें करता है उसको जेल में डाल दो। तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और अन्य गुर्जर नेताओं ने फैसला लिया कि अगर सरकार हमें जेल में डालना चाहती है, कोर्ट हमें जेल में डालना चाहता है, तो हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हम भी देखते जेलें कहां से लाएंगे। बाइकॉट इतनी लोगों ने गिरफ्तारियां दी कि जेलें कम पड़ गई। सरकार गिरफ्तार करना चाहती थी, हम गिरफ्तार होना चाहते हैं। तो आप सोचिए ना कि सारे लोग गिरफ्तार होने के लिए चले जाएंगे तो जेलें कहां से लाएंगे। इसलिए वसुंधरा राजे सरकार को उस समय तंबू में जेलें बनानी पड़ी, टेंट लगाने पड़े जेलों के रूप में, क्योंकि कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते थे, कोर्ट के आदेशों को तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या था, तंबू में इधर से डालते, उधर से तंबू ऊंचा करके निकल जाते थे। तो गांधी जी इस तरह से जेल भरो आंदोलन चाहते थे, लेकिन गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि इस तरह से जलियांवाला बाग का कोई हत्याकांड दोहराया जाए। इसलिए गांधी जी का इस हत्याकांड पर कोई रिएक्शन, कोई कमेंट नहीं था, ठीक है। यहां पर लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं कि गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी या गांधी जी ने ऐसा बोला वैसा बोला। कुछ भी नहीं बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड पर, ठीक है। अब क्यों नहीं बोला उस पर हम डिस्कस नहीं करें तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन देखिए, आपको मैंने इससे पहले वाले 2 वीडियोस पहले बताया था कि 1906 के आसपास मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह खान और सर आगा खान ने ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और ये करने के पीछे मूलतः ये चालाकी थी ब्रिटिश सरकार की। वह हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिकता की दरार डालना चाहती थी और वो दरार पड़ भी गई। अब तक 1919 तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एजेंडे अलग अलग थे, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, दोनों की मांगे अलग अलग थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग अब तक किसी भी आंदोलन में साथ नहीं दे रही थी 1906 से लगाकर 1919 तक, ठीक है। अब साथ आगे देगी या नहीं देगी, देखिए वो कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। आप सोचिए कि अकेली कांग्रेस पार्टी क्या कर पाएगी। जब तक पूरा हिंदुस्तान उसके साथ नहीं हो जाता तब तक आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। तो गांधी जी का भी यही सोचना था कि मुस्लिम लीग को किनारे कर रखा है ब्रिटिश सरकार की चालाकियों की वजह से, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए। तो एक मौका आया, क्या था वो मौका? टर्की, जिसे हिंदी में तुर्की भी कहते हैं। तुर्की एक देश है, वहां के एक खलीफा थे, खलीफा जिसे इस्लाम में धर्मगुरु कहते हैं, जिनका नाम था अब्दुल हमीद द्वितीय। अब्दुल हमीद द्वितीय का ब्रिटिश सरकार ने अपमान कर दिया था। इस कारण से पूरे विश्व में आंदोलन चला ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। अब मुस्लिम लीग को भी लगने लगा कि वास्तव में ब्रिटिश सरकार मुसलमानों की हिमायती नहीं है, वो चालाक सरकार है। पूरे विश्व में एक आंदोलन चला जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं।
भारत में ही नहीं पूरे विश्व में चला था 1919-1920 के बीच में। चूंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में सांप्रदायिकता की दरार पड़ चुकी थी, अब उस दरार को पाटने के लिए एक अच्छा स्वर्णिम अवसर था गांधी जी के नजरिए से, क्योंकि गांधी जी को भी पता था कि जब तक पूरा हिंदुस्तान एकीकृत नहीं हो जाता तब तक भारत की आजादी मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो ऐसे वक्त में गांधी जी ने भी विजयवाड़ा के अंदर इस आंदोलन में हिस्सेदारी ली। वैसे इस भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे अली बंधु। अली बंधु दो अली ब्रदर थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली। अली बंधुओं ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब मुस्लिम लीग को भी लगने लगा कि वास्तव में कांग्रेस बुरी नहीं है, बुरी है ब्रिटिश सरकार। इसलिए मुस्लिम लीग भी अब कांग्रेस के हर एजेंडे में साथ देने लगी। ठीक है, अब हिंदुओं और मुसलमानों में एक बार फिर से एकता आ चुकी थी। अब इसी एकता का फायदा गांधी जी उठाना चाहते थे ताकि भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक भयंकर आंदोलन किया जाए, और वो भयंकर आंदोलन होगा असहयोग आंदोलन। – 1920 से 1922 के मध्य। असहयोग शब्द से ही पता चल जाता है ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग न करना। एक सेकंड, शुरू करने से पहले छोटी सी बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए इस आंदोलन की प्रोफाइल। किताबी ज्ञान हासिल करने से ज्यादा मुश्किलात पेश आते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर भी किसी भी चीज को समझना हिस्ट्री के लिए जरूरी है। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप किसी दुकान पर लगातार जाते हो, ठीक है, सामान खरीदने के लिए, और वो दुकानदार ज्यादा थोड़े दिनों बाद में हेकड़ी बताता है, तो आप उस दुकान पर जाना अगर बंद कर देते हैं तो क्या दुकानदार आपको जबरदस्ती अपनी दुकान में ले जाकर सामान खरीदाने के लिए मजबूर कर सकता है? नहीं, कतई नहीं। ठीक है, आप सोचिए कि ब्रिटिश सरकार क्या थी, एक शाणे व्यापारी थे। वो तो भारत में उद्देश्य क्या था? मुनाफा कमाना, धन कमाना। यानी वो क्या थे? व्यापारी थे, दुकानदार थे। उनके माल का उपयोग हम कर रहे थे। गांधी जी का सोचना था कि जाति से गांधी जी बनिए थे और बनियों का दिमाग तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। बनिए और जैन अलग होते हैं। दिमाग काफी तगड़ा था गांधी जी का, चूंकि उसी वर्ग से संबंधित आते थे। गांधी जी का सोचना था कि इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार जिसका 71 देशों पर राज है, अगर उसकी नींवें हिलानी है तो कहीं ना कहीं जड़ पर वार करना पड़ेगा। और ब्रिटिश सरकार की हिंदुस्तान में जड़ क्या है? व्यापार, यानी व्यापार को चोट पहुंचानी पड़ेगी। इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को पूर्णतः असहयोग का फैसला किया। इस आंदोलन का प्रस्ताव 1920 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। कई बार ऐसे सवाल आते हैं बड़े बड़े आंदोलनों से संबंधित, कौन से अधिवेशन में पारित हुआ? प्रस्ताव 1920 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। मैंने कहा था कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे, ठीक है।
कलकत्ता विशेष कांग्रेस अधिवेशन के अंदर इसको पूर्णतः पारित किया गया। 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 तक यह आंदोलन चला। लगभग 1.25 साल तक, सॉरी 1.25 साल तक लगभग ये आंदोलन चला। 1920 सॉरी 1.25 साल तक यह आंदोलन चला। और इस आंदोलन में मुख्यतः उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को असहयोग करना, व्यापार के लिए, कानून व्यवस्था के लिए हर तरह से असहयोग करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाना, स्वदेशी स्वराज जैसी अवधारणाएं इसी आंदोलन से प्रेरित रही। सब कुछ अपना। गांधी जी इससे पहले स्वयं पैंट शर्ट पहनते थे। गांधी जी खुद विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान खादी के वस्त्र पहने। जैसे अब अभी आप गांधी जी के फोटो देखते हो, वो उन्होंने शुरुआत की थी इसी आंदोलन के जरिए। चूंकि सब कुछ ब्रिटिश सरकार का त्यागना है, इसलिए गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ब्रिटिश माल का पूर्णतः बहिष्कार होने लगा। कोई भी विदेशी वस्तुओं की खरीद फरोख्त नहीं करता था और जो पहले से खरीद रखे थे उन सबको जलाया गया। ब्रिटिश सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वॉनविल्ड। उनका तो एक बयान भी आया था कि इस गांधी नाम की आंधी की वजह से, एक्चुअली बयान ऐसा नहीं था, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। उनके कहने का तात्पर्य, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, वॉनविल्ड का, तो यहां तक कहना था कि या तो हिंदुस्तान में गांधी रहेगा या ब्रिटिश सरकार। आप सोचिए, एक साबरमती के संत ने ब्रिटिश सरकार की नींवें हिला के रखी थी। एग्जैक्टली जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं वो कंफर्म तो नहीं है, किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा है। मात्र 1.25 साल के अंदर 40,000 करोड़ का घाटा पहुंचाया था ब्रिटिश सरकार। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधी क्या थे। पूरा विश्व मानता है गांधी जी को, लेकिन हिंदुस्तान में इतना भी नहीं माना जाता, इतना भी सम्मान नहीं करते कुछ लोग, जो बहुत पछतावा होता। खैर, गांधी जी की इस आंधी की वजह से ब्रिटिश सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर आ चुकी थी। और मुझे जहां तक लगता है कि अगर ये आंदोलन थोड़ा और चला होता तो शायद ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान से भागना पड़ा। ठीक है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो आखिरकार होकर रहा। क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 के दिन गोरखपुर के पास, गोरखपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास एक पुलिस थाना था जिसका नाम था चोरी चोरा। उस चोरी चोरा नाम के पुलिस थाने को कुछ क्रांतिकारियों ने आग लगा दी और उस आगजनी में लगभग 21 पुलिसकर्मी जलकर स्वाहा हो चुके थे। अब तक इस आंदोलन में आपको कहीं पर भी हिंसा की तस्वीर दिखाई दी? नहीं, लेकिन पहली बार हिंसा होते देख गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया।
बारदोली कांग्रेस अधिवेशन, गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। वो भी ऐसे वक्त पर, अभी मैंने क्या कहा, वो भी ऐसे वक्त पर जिस समय हिंदुस्तान आजादी की कगार पर खड़ा था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का बयान तक था कि या तो हिंदुस्तान में गांधी रहेगा या फिर ब्रिटिश सरकार। तो कहीं न कहीं शक तो होता है कि जब भारत आजादी की कगार पर खड़ा था तो ब्रिटिश सरकार, आजादी की कगार पर खड़ा था, तब गांधी जी ने आंदोलन कैसे स्थगित कर दिया। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। 2014 के आसपास एक कोटेशन चला था, अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, हालांकि मैं किसी पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं हूं, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाह रहा हूं कि अच्छे दिन आएंगे। तो सारे युवा जो लोग थे उन अच्छे दिनों की तलाश में न तो किसी पार्टी को देखा, ठीक है, न तो कांग्रेस को देखा, न बीजेपी देखा। मोदी लहर में पूरा हिंदुस्तान डूब गया। अब वो अच्छे दिन आए या नहीं आए वो बाद की बात है, लेकिन आप सोचो कि अगर नहीं आए तो कहीं ना कहीं युवाओं का दिल टूटेगा। भारत इतने लंबे समय तक गुलाम था। भारत का हर एक युवा गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन में हिस्सेदारी ले रहा था, इस उम्मीद के साथ कि अच्छे दिन आएंगे, भारत आजाद होगा। और लास्ट में क्या हुआ? जिस समय आजादी का टर्निंग पॉइंट आया और ऐसे वक्त में कह दिया सब बंद करो, तो कहीं न कहीं युवा क्रांतिकारियों का दिल तो टूटेगा। तो कांग्रेस के अंदर क्या हलचल मची और युवा क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया, ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले वीडियो। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय, जय हिंद।